अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कहते हैं दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है। दुनिया में कहीं भी कोई भी इवेंट होता है तो उसकी खबर पूरी दुनिया के कोने में विद इन अ सेकंड पहुंच जाती है। और बात हो जब किसी मुस्लिम कंट्री की तो उसके लिए तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। इस तरह का कुछ वाकया हुआ हमारे मुस्लिम कंट्री टर्की के अंदर, जहां एक बहुत कदीम म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो जानने के लिए हमें दो बातों का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टर्की में सेकुलरिज्म की क्या कहानी है, तैयब उर्दगान की कहानी क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टर्की एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे 98% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। दुनिया के 3 ऐसे ममालिक और भी हैं जो कि सेकुलरिज्म कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, अजरबैजान और काजाकिस्तान है। उनके साथ साथ टर्की दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलरिज्म मुस्लिम कंट्री है। टर्की की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर जब टूट गया तो टर्की को आजादी दिलाई अतातुर्क ने 1923 के अंदर। कमाल अतातुर्क के बारे में कहा जाता है कि ये भी डिक्टेटर थे, लेकिन ये वो डिक्टेटर नहीं थे जो अपनी जिद और अना की खातिर पूरी कौम का नुकसान कर देते थे। ये वो डिक्टेटर थे जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के मफाद के लिए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो ताहियात उनको याद रखते हैं। कमाल अतातुर्क ने जो सबसे एक अहम काम किया, टर्की को एक तो आज़ादी दिलाई, उसके बाद टर्की को एक सेकुलरिज्म कंट्री के तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर उभारा। 1924 के अंदर टर्की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 1928 के अंदर इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन खत्म कर दिया गया इस कंट्री में से। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे रिलीजन को स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जैसा कि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे नेबर्स की कंट्री के अंदर, बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर। लेकिन टर्की के ख्यालात इससे इंतहाई मुख्तलिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका रिलीजन स्टेट के किसी भी प्रोग्रेस के अंदर हायल हो और इस्लाम जो है उसकी बुनियाद के ऊपर कंट्री का नाम लिया जाए। टर्की की तरक्की के लिए बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। कमाल अतातुर्क ने इस्लामिक स्कूल के ऊपर बैन लगा दिया, स्कार्फ पहनने के ऊपर पाबंदी लगा दी, औरतों का पर्दा करना उस पर बैन लगा दिया और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शरिया थी उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। इसके अलावा मस्जिदों के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। औरतों और मर्दों को इक्वल राइट्स देने के लिए बात की गई जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी। पॉलीगैमी के ऊपर बैन लगाया गया और 1930 में औरतों को वोट देने का हक भी दे दिया गया और 1930 में ही को एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कमाल अतातुर्क की सेकुलरिज्म पॉलिसी जो थी वो फ्रेंच बेस के ऊपर थी, ना कि अमेरिकन, क्योंकि फ्रेंच बिलीव करते थे कि आप अपने रिलीजन को डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप पब्लिक प्लेस में भी अपने रिलीजन का इजहार ख्याल नहीं कर सकते और ना ही कुछ ऐसी चीज पहन सकते हैं जिससे इजहार ख्याल हो कि आपका रिलीजन क्या है। जबकि अमेरिका में बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। अमेरिका के अंदर आप कोई भी सलीब या कोई भी ऐसा निशान अपने जिस्म पे बनवा सकते थे या बनवा सकते हैं अब भी, जिससे पता चल सके कि ये शख्स, इसका रिलीजन क्या है। यानी कि आपको अपने रिलीजन के इजहार ख्याल में बिल्कुल आज़ादी थी, जबकि फ्रांस के अंदर इस तरह की कोई भी आज़ादी ख्याल नहीं था। तो कमाल अतातुर्क की पॉलिसीज जो थी वो बेस्ड ऑन फ्रेंच सेकुलरिज्म। तो दोस्तों, सेकुलरिज्म की कहानी 1950 यानी कि 1950 तक रही और कमाल अतातुर्क के गुजर जाने के बाद पहली दफा फेयर इलेक्शन कराए जाने लगे। तो इस तरह डेमोक्रेसी का इजहार ख्याल शुरू हुआ। लेकिन टर्की की अवाम इस चीज से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं थी कि अपने रिलीजन का इजहार ख्याल ना किया जाए। अवाम इससे बिल्कुल बरअक्स सोचती थी। तो कमाल अतातुर्क की एक ऐसी कोशिश थी कि जिससे वो चाहते थे कि टर्की के अंदर सेकुलरिज्म कायम रहे। तो इस चीज को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत सारे राइट्स दिए। तो टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है। तो टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा हुआ है कि टर्की की जो आर्मी है वो गार्डिंग करे। जब कभी हालात ऐसे हों कि जहां लगे कि टर्की के सेकुलरिज्म सिस्टम को कहीं पे खतरा है तो आर्मी स्टेप आउट करे और इस चीज की गारंटी दे कि वो टर्की के सेकुलरिज्म सिस्टम की हिफाजत करेगी। तो यहाँ आपको फैक्ट्स बताता चलूं कि ऐसा 4 दफा टर्की की हिस्ट्री में हुआ कि टर्की की आर्मी ने कोप किया और गवर्नमेंट को हटाया। एक दफा ये 1960 में हुआ, दूसरी दफा 1971 में, तीसरी दफा 1980 में और चौथी दफा 1997 में ये काम हो चुका है।
तो कहानी के अगले मोड़ पे हम चलते हैं और आपको बताते हैं तैयब उर्दगान के बारे में। तैयब उर्दगान ने अपने सियासी सफर का आगाज 1990s में किया था इस्तांबुल के मेयर बनने से। तो तैयब उर्दगान जब इस्तांबुल के मेयर थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी शोहरत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कंट्री में जो पोल्यूशन है उसके ऊपर काम किया। उसके बाद उन्होंने कंट्री के अंदर एक नया ट्रैफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसमें बेहतरी लेके आए। और उसके बाद वाटर शॉर्टेज के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी नई पॉलिसीज लेके आए जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 2001 में उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी ने अपने आगाज पे अपने मंशूर में यही कहा, जो कि कंट्री का सेकुलरिज्म जो बेस थी टर्की की आज़ादी के वक्त, के हम रिलीजन को टर्की की पॉलिटिक्स से कंप्लीटली दूर रखेंगे। और टर्की की आवाम ऑब्वियसली तैयब उर्दगान को एक मॉडर्न मुस्लिम के तौर पे जानती थी। क्योंकि तैयब उर्दगान अपनी अच्छी प्रोग्रेस की वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो फर्स्ट टाइम ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो था मिलिट्री के रोल्स को बहुत कम कर दिया। जुडिशरी निज़ाम उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेट लेके आए जिससे जुडिशरी का निज़ाम जो था बहुत बेहतर हुआ। और ह्यूमन राइट्स को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कंट्री के अंदर हर बंदे को यही लगने लगा कि हमारे पास राइट्स हैं और हम एक वैल्यू रखते हैं। तैयब उर्दगान की इन अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल ग्रोथ आया। जैसा कि 2002 से लेकर 2007 तक टर्की का जीडीपी जो था वो 6 से 7% बढ़ गया। टर्की का डेफिसिट 2002 में 15% था, जो कि 2010 में सिर्फ 3.5% रह गया। पब्लिक डेब्ट जो 2001 में 77% थी वो 2013 तक 43% रह गई। तैयब उर्दगान ने हेल्थ केयर बजट जो कि 2000 में सिर्फ 5.4% जीडीपी हुआ करता था और 2011 में यही जीडीपी 6.5% हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, पुअरिटी इस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 50% तक रह गई। टर्की के अंदर जितनी भी मिनॉरिटी हैं, जिसमें क्रिश्चियन है, ज्यूश हैं और कर्ड्स हैं, उनको उनकी ही लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दी गई। और तैयब उर्दगान का ये सिलसिला अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से जारी रहा। 2007, 2011 एक तरफ तैयब उर्दगान कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो दूसरी तरफ टर्की की जो आर्मी है उनको ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए एक एक्शन किया। और टर्की की मिलिट्री 5वीं दफा इसी तरह गवर्नमेंट को गिराने जा रही थी कि जब तैयब उर्दगान ने मोबाइल से एक मैसेज रिकॉर्ड किया और पूरे टर्की के अंदर सोशल मीडिया पे डाल दिया और ये जंगल में आग की तरह फैल गया। लोग जो तैयब उर्दगान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे वो रोड पे आ गए, उन्होंने मिलिट्री को एक्शन लेने से रोक दिया और यहाँ तक कि मजबूर कर दिया कि ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो कहानी फिर यहाँ खत्म नहीं होती। मिलिट्री ऑपरेशन फेल होने के बाद 2017 के अंदर तैयब उर्दगान ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी चेंजेस लेके आई, इतनी कि जितनी भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी वो सारी की सारी डाइवर्ट होके तैयब उर्दगान के हाथ में एज ए प्रेसिडेंट उनके हाथ में चले गई। और शायद आप लोगों को याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही जो है खत्म कर दिया गया और यही बात शायद पाकिस्तान के अंदर भी आप लोगों को सुनने में आई होगी। और ये तैयब उर्दगान के लिए इतना भी इजी नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाने के लिए टर्की में एक रेफरेंडम हुआ और बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ तैयब उर्दगान ये रेफरेंडम जीते। और मैं इस बात का आई विटनेस हूँ कि जब ये रेफरेंडम हो रहे थे तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे टर्किश दोस्त और यहाँ पे टर्किश कम्युनिटी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी कि तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट इस दफा नहीं बचेगी और वो ये रेफरेंडम हार जाएंगे। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में होता है वैसे ही टर्की में भी कुछ ऐसा ही देखने में आया कि जब आप सुबह उठते हैं तो रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क टर्की के इस रेफरेंडम और इलेक्शन के ऊपर हुए कि क्योंकि इसके अंदर धांधली हुई है तो बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी पार्टीज ने कहा इस इलेक्शन को और इस रेफरेंडम को नहीं मानते। लेकिन होता वही है जिसके हाथ में पावर होती है। तो 2018 के अंदर तैयब उर्दगान एक दफा फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाते हैं। कहते हैं जब ताकत का बैलेंस ना हो तो वो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर छोड़ देती है और यही कुछ हुआ टर्की की इकोनॉमी के साथ भी। सब जानते हैं टर्की का लीरा कितनी बुरे तरीके से मार्केट से आउट हो गया। टर्की की वो इकोनॉमी जो आसमानों को छूती थी जमीन पे आ गिरी। टर्की के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है और वही पॉवर्टी की लाइन जो 50% थी अब वो 10 गुना और ज्यादा बढ़ चुकी। कंट्री के ऊपर जो कर्जे हैं
वो और दिन ब दिन मजीद बढ़ते जा रहे हैं। तो वही बात हुई, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगता है तो डिक्टेटर क्या करते हैं, आपकी जुबान को, आपके गले को और आपकी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज टर्की के अंदर भी हुई, जब टर्की के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको जेलों में डाल दिया। यही नहीं, बहुत सारी अवाम जो कि तैयब एर्दोगान के अगेंस्ट बात करती थी उनको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। और ये चीज इतनी हद तक हुई टर्की के अंदर कि इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, पर्जिस ऑफ एर्दोगान। आपको एक मजे की बात बताता चलूं, दुनिया में इस वक्त नंबर 1 वो कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जेल के अंदर है? शायद आपके जहन में चाइना आ रहा होगा, लेकिन नहीं भाई, चाइना नहीं है, ये टर्की ही है। तो आइए अब हम बात करते हैं वो जहां से हमने आगाज किया था। कहते हैं जब आपको पता हो कि आप जो अवाम है उसके अंदर रिलीजन कूट कूट के भरा हुआ हो, तो उस अवाम को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। तो जब आपको पता हो कि कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इकोनॉमी आपकी बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट आसमान से बात कर रही हो, तो इस सूरत में अवाम को खुश रखने के लिए, मसाला देने के लिए रिलीजन कार्ड प्ले किया जाता है। और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए यही सब कुछ तैयब एर्दोगान ने अभी किया है कि अवाम को एक रिलीजन का मसाला दिया जा रहा है। क्योंकि तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं है, तो तैयब एर्दोगान ने भी 2017 के अंदर कंट्री के अंदर इस्लामिक स्कूल्स को फिर से ओपन कर दिया, कंट्री के अंदर सबसे बड़ी इस्लामिक मॉस्क बनाना शुरू कर दी। और जैसा कि बाकी कंट्रीज के अंदर होता है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश, कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मिनॉरिटीज के ऊपर अटैक करवा दो या फिर अवाम की तवज्जो मिनॉरिटीज के ऊपर डाल दो। सोच भी नहीं सकते थे कि इसी तरह के इंसिडेंट टर्की के अंदर भी देखने को मिले हैं। वही पॉलिटिक्स का गंदा खेल फिर से शुरू हो गया। फाइनली जो लेटेस्ट मूव हुई है तैयब एर्दोगान की तरफ से, जो कि हमारी इस वीडियो का मेन फोकस भी है, आया सूफिया को म्यूजियम से कन्वर्ट करके मस्जिद का दर्जा दे देना। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। अभी एक सर्वे किया गया है जिसके अंदर 55% लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट ने ये काम सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किया है और लोग इससे खुश नहीं है। आया सूफिया की कहानी बहुत लंबी है और 6th सेंचुरी का ये चर्च ऑटोमन एम्पायर के आगाज तक चर्च रहा, और जब ऑटोमन एम्पायर ने इस चर्च के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने इसको कन्वर्ट करके चर्च से मस्जिद का दर्जा दे दिया और ये 1934 तक मस्जिद बना रहा। उसके बाद और जब 1934 में कमाल अतातुर्क की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस मस्जिद म्यूजियम का दर्जा दे दिया। और ऑब्वियसली तैयब एर्दोगान की इस मूव को ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यूएसए में, यूरोप, इटली में, पोप ने, सब ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। और ये एक क्वेश्चन मार्क है टर्की की सेक्युलरिज्म सिस्टम के ऊपर कि क्या टर्की फ्यूचर के अंदर सेक्युलरिज्म रहेगा या नहीं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को कवर अप या ओवरलैप करने के लिए अवाम को कुछ ऐसा चूरन नहीं देना चाहिए कि जिससे अवाम गुमराह हो सके। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का मौजूद ज़ेर बहस है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और जिससे अवाम जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कुछ लोग हैं वो इससे खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं। इसी तरह टर्की के अंदर भी बहुत सारी अवाम जो है वो इस फैसले से खुश भी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इस फैसले के अगेंस्ट भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया है, इस फैसले को पहले क्यों नहीं अमल में लाया गया, अभी अचानक से इस फैसले को क्यों लेके आया गया, इसके पीछे क्या चीजें या फिर क्या होने जा रहा है। ये वो सब चीजें हैं जो अवाम के जहन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसकी वजह से तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। जो चीज जैसे है उसको वैसे ही रहना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री तो चेंज नहीं होगी। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए अवाम के इश्यूज के ऊपर, और मैं समझता हूं कि अवाम को गुमराह करना आजकल के दौर में इतना इजी नहीं है। सोशल मीडिया की पावर जो है उससे आप किसी की जुबान पे ताला नहीं लगा सकते, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। अवाम की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कुछ ऐसे फैसले करें जिससे आपको लगे कि आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। जैसे हमने इंडिया में देखा, पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हालात देखते हैं और अब टर्की के अंदर भी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम पे वाजे कर देती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अवाम को हमेशा से इसी तरह का चूरन लगाते रहते हैं, मजहब का खेल खेल के बेवकूफ बनाते रहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, काइंडली कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।